दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक है वो है NBEPR। ये कुछ मिलता जुलता हुआ वो है वेस्पर से, VSEPR उससे मिलता जुलता है NBEPR। उसमें वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन है उनके कारण जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाता है। मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है किसी मॉलिक्यूल में। मतलब मान लो अपने पास 2-3 मॉलिक्यूल है, एक तीनों का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। तो अगर अपन उसमें लोन पेयर ऐड करते हैं तो जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे उनके कारण रिपल्सन के कारण जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होता है, लेकिन जो बॉन्ड एंगल होता है वो sp3 होने के बावजूद भी 109 डिग्री 8 मिनट से ज़्यादा 28 मिनट से ज़्यादा होता है बॉन्ड एंगल। उन पे लोन पेयर भी होता है, लेकिन उनमें जो बॉन्ड एंगल 110 डिग्री होने का जो रीजन है वो अपन NBEPR में पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, NBEPR का जो फुल फॉर्म है वो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। ये है NBEPR। इसमें क्या होता है कि इसकी कुछ शर्तें हैं, वो अगर होगी तो उनमें NBEPR लागू होगा। तो जो इसकी पहली शर्त वो है कि जो सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन वो sp3 होना चाहिए। अगर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तभी उस पर NBEPR लागू करना है। उसके बाद में दूसरी शर्त क्या है कि जो सेंट्रल एटम है वो स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल मतलब वो सेकेंड पीरियड का ही एटम होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल एटम शुड बी बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। ठीक है, अब जो थर्ड लिमिटेशन है NBEPR की वो ये है कि जो सराउंडिंग एटम है, जो सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम जुड़े हुए हैं उनका साइज बड़ा होना चाहिए। अगर वो सिंगल एटम है तो उसका साइज बड़ा होना चाहिए। अगर हो सकता है वो एटम की जगह कोई ग्रुप हो तो ग्रुप को भी अपन एक बड़े एटम की तरह कंसिडर करेंगे। और उन अगर फिर ये तीनों मिला के कोई मॉलिक्यूल अगर वो तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है तब वहाँ पे NBEPR लागू होगा। और जो बॉन्ड एंगल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट से बड़ा होगा, वो हो सकता है 110 डिग्री तक पहुँच जाए। तो ऐसा कुछ मॉलिक्यूल का अपन एग्जाम्पल भी लेंगे। तो मैं तीसरी शर्त लिख देता हूँ। जो तीसरी शर्त है वो ये है कि सराउंडिंग एटम या साइड एटम लिख देता हूँ, साइड एटम शुड बी बिग। या मतलब ये मान लो कि शुड बी बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड और लेटर। मतलब थर्ड पीरियड है उसके बाद वाले एटम होने चाहिए, या कुछ ग्रुप भी हो सकते हैं। तो मैं जो बड़े ग्रुप है या जो बड़े एटम है और जो बड़े ग्रुप है उनको मैं एक साइड में लिख देता हूँ कि कौन से जो साइड एटम, किनको मैं साइड एटम है उनको बिग कहूँगा। उनके लिए अपन मैं एक टेबल बना देता हूँ। उसके बारे में बाद में अपन जो रिपल्सन है उसकी बात करेंगे और फिर अपने एग्जाम्पल लेंगे जो बॉन्ड एंगल है उसके ऊपर बात करेंगे। अब जो अपने सराउंडिंग एटम है साइड एटम है वो कौन कौन से हो सकते हैं, अपन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों एटम्स की है, ग्रुप्स की, उसकी बात करेंगे। तो इनऑर्गेनिक में अपन पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। तो इनऑर्गेनिक में ये मान लो कि मैंने लिखा था कि सराउंडिंग एटम है वो थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड या उसके बाद वाले पीरियड के होने चाहिए। तो जैसे मैं बात करता हूँ हेलोजन ग्रुप की, तो हेलोजन ग्रुप में थर्ड जो पीरियड का आइटम है वो है क्लोरीन या उसके बाद वाले। क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में मैं ऑक्सीजन ग्रुप की बात करता हूँ। ऑक्सीजन में ये होता है, ऑक्सीजन में जो ग्रुप है उसका थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट है वो सल्फर है, तो SS हो सकता है। इसी प्रकार कार्बन ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो कार्बन ग्रुप में जो थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट है वो है सिलिकॉन, SiS3। वो भी यहाँ पे लार्ज ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनिक में बात करते हैं अपन। ऑर्गेनिक में जो कार्बन से रिलेटेड हो गए उनकी बात करते हैं। तो एक तो मिथाइल ग्रुप हो गया CH3, वो लार्ज ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। इथाइल हो गया, आइसोब्यूटाइल हो गया, इसके अलावा NO2 हो गया,
उसके अलावा SO3H हो गया, ये सभी अपने एक बिग ग्रुप बिग एटम की तरह बिहेव करेंगे NBPR में सराउंडिंग एटम के लिए। ये अगर सराउंडिंग एटम हो और पहले दोनों शर्त हो, मतलब जो मॉलिक्यूल है उसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हो, वह जो सेंट्रल एटम है वो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता हो, और जो सराउंडिंग एटम है वो ये हो, यानी जो ग्रुप के इनके नीचे आने वाले ग्रुप के जो एलिमेंट है वो हो, तो वहाँ पे NBPR लागू होता है और वहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बावजूद भी 109 डिग्री 28 मिनट से बड़ा होता है। वो 110 डिग्री का भी हो सकता है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो 110 डिग्री बॉन्ड एंगल तक वाले होंगे। अब उनके बात कर लेते हैं अपन कैसे वो होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें बॉन्ड एंगल 110 डिग्री के आसपास भी होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बावजूद भी। ठीक है, अब मैं थोड़ा एग्जांपल लिख देता हूँ 2-4, बस 2-4 में हम समझाएंगे, उनके रिपल्सन के बारे में देखेंगे कि कैसा रिपल्सन फील हो रहा है उनमें, तो फिर अपन उस पर बात करेंगे। अब जो पहला एग्जाम्पल है वो मैं OCl2 लिख देता हूँ। ठीक है, पहले जो अपने को चीज़ नोट करनी है वो ये है कि इसका जो मॉलिक्यूल है इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अपन कार्बन की बात करते हैं। तो कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 वैलेंस शेल में, और इसके पास में 2 जो है वो सिंगल बॉन्ड से दोनों जुड़े हुए हैं, तो +2/2, तो 8/2 = 4, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा N=4 के लिए होगा sp3। ठीक है, पहली शर्त पूरी हो गई। अब दूसरी शर्त ये है कि जो सेंट्रल एटम है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए। तो ऑक्सीजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। अब जो तीसरी शर्त है वही है कि जो सराउंडिंग एटम है वो लार्ज होना चाहिए। लार्ज मतलब या तो वो थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड इस प्रकार से होना चाहिए, या कोई ग्रुप होना चाहिए ऑर्गेनिक का ग्रुप, जैसे CH3 मिथाइल इथाइल NO2 SO3H, इस प्रकार से लार्ज ग्रुप होना चाहिए। तो जिसके कारण जो NBPR हो वो तीनों शर्तों को लागू करें, और फिर इसके बाद में अपन जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहली दूसरी तीसरी तीनों शर्तों को लागू कर रहा है OCl2 मॉलिक्यूल। अब इसके ऊपर अपन देख लेते हैं कि कैसा रिपल्सन फील कर रहा है। इनका जो बॉन्ड एंगल है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बावजूद भी 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा होता है, 110 डिग्री के आसपास तक बॉन्ड एंगल होता है। तो कौन सा रिपल्सन होता है इनके बीच में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी मैं मिटा देता हूँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन को, ऊपर साइड में लिख देता हूँ कि इस मॉलिक्यूल का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। अब उसके बाद में जो रिपल्सन है वो बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ठीक है, अब इसकी जो ज्योमेट्री वो होगी टेट्राहेड्रली शेप होगी, वो होगी बैंड शेप। तो ये लो ऑक्सीजन, इसमें 2 तो अपने को पता है इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले गए क्लोरीन के साथ, और जो बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बचे वो दो लोन पेयर के रूप में अपने पास है। अब ये है क्लोरीन, ये लो क्लोरीन, इस बॉन्ड में एक एटम क्लोरीन का है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, और इस बॉन्ड में भी एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन का है। अब इसके पास जो क्लोरीन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन उनके बॉन्डिंग में चले गए तो इनके पास बचे 6 इलेक्ट्रॉन जो कि नॉन बॉन्डिंग है। अब 6 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर के रूप में रहेंगे। तो मैं लोन पेयर बना देता हूँ, प्रत्येक कार्बन के ऊपर 3 लोन पेयर, थोड़ा छोटा बना देता हूँ। इसके बाद में ये लो, तीनों सेम ही है, बस जो प्लेन है उनका फर्क है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लोन पेयर है मैं इसके जैसे बना देता हूँ ताकि मेरे को रिपल्सन दिखाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, थोड़ा अच्छे से समझ ले। ठीक है, आप 1-2 को समझ जाएंगे, तीसरा अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ तीसरे में। तो वेस्पर क्या बोलती है, वेस्पर ये बोलती है कि जो रिपल्सन है वो लोन पेयर के बीच में वो मैक्सिमम होगा, वो डोमिनेंट होगा। बॉन्ड पेयर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन है उसकी तुलना में, मतलब लोन पेयर और लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, इनके बीच में जो रिपल्सन है वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, किसकी तुलना में, ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर है इनकी तुलना में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों में 2-2 है, लेकिन ये बॉन्ड पेयर में है और ये लोन पेयर में है। इसके ऊपर ये बॉन्डिंग में नहीं है, ये नॉन बॉन्डिंग के रूप में है। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन है वो इसके बाद में ये होगा, उसके बाद में होगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन है। ठीक है, मतलब ये बोलता है कि इनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा। ठीक है, मैं केवल इसको दर्शा रहा हूँ, इसके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा तो एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। अब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो नॉर्मल सी बात है ये जो क्लोरीन एटम है वो पास पास आ जाएंगे। तो होना ये चाहिए था कि जो बॉन्डिंग है वो 109 डिग्री से भी कम होना चाहिए था,
लेकिन जो बॉन्ड एंगल है वो आ रहा है 110 डिग्री के आसपास। अब इसका रीजन ये है कि जो क्लोरीन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है, जो लोन पेयर है बॉन्डिंग में, वो भी अपने पास वाले क्लोरीन के साथ रिपल्सन शो करते हैं। तो ये क्लोरीन का जो सॉरी लोन पेयर है वो इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ जो रिपल्सन शो करते हैं। तो जिसके कारण ये रिपल्सन डोमिनेट हो जाता है इसकी तुलना में, और ये जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने के कारण ये एक दूसरे को दूर दूर करेंगे और ये पास पास आ जाएंगे। पहले तो ये पास पास आ रहे थे, सॉरी दूर दूर कर रहे थे, इनको पास पास भेज रहे थे, लेकिन इनके बीच में जो रिपल्सन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनकी तुलना में। तो जो बॉन्ड एंगल है Cl और Cl जो बॉन्ड एंगल है वो 110 डिग्री के आस पास चला जाएगा, मतलब 109 डिग्री 2.5 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ बॉन्ड एंगल ClO वो है अराउंड 110 डिग्री। ठीक है। अब एक एग्जांपल ये हो गया, इसमें मैंने सराउंडिंग एटम है उसको एक इनऑर्गेनिक एटम या एक इनऑर्गेनिक ग्रुप के रूप में माना था। अब मैं दूसरा जो एग्जांपल लूँगा उसको मैं मानूंगा कोई ऑर्गेनिक ग्रुप, वो मैं मिथाइल लूँगा, तो इसकी जगह पर मैं मिथाइल भी करता हूँ। बॉन्डिंग का 109 डिग्री 2.5 मिनट में इसमें भी ज़्यादा ही होगा। अब उसमें देखते हैं कैसे रिपल्सन होता है, क्योंकि उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग के रूप में है, लेकिन जो ऑक्सीजन के लिए जो वो काम कर रहे हैं वो नॉन बॉन्डिंग के रूप में काम कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ आपको अभी। OCH3 डिवाइस हाइब्रिडाइजेशन इस मॉलिक्यूल का, उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम जो ऑक्सीजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगा। इसमें भी ये बेस पर को अपन बाद में काम आना है। अब मैं इसकी ज्योमेट्री बना देता हूँ। ये ऑक्सीजन, इसके ऊपर 2 लोन पेयर, इसके ऊपर 2 लोन पेयर। अब ये है कार्बन, इसमें भी कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन का है, इसमें भी एक कार्बन का है, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है। ये है कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये हाइड्रोजन, इसमें एक इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन का है, दूसरा है वो कार्बन का है। इसमें भी ऐसा ही है, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। इस प्रकार इसको मैं बना देता हूँ और बॉन्ड में शो कर देता हूँ। मेरे को यहाँ पे ही रिपल्सन शो करना है नॉन बॉन्डिंग के रूप में। तो यहाँ पे भी जो बॉन्ड एंगल आ रहा है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन के बीच में वो 110 डिग्री के आसपास आ रहा है। तो इसका जो रिपल्सन है वो कैसे लागू हो रहा है वो अपन बात करते हैं। ये जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के लिए नॉन बॉन्डिंग की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये जो है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड, ये तो बॉन्डिंग में कर रहे हैं, लेकिन इसके ऑक्सीजन के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इस बॉन्ड के, वो इसके लिए नॉन बॉन्डिंग की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनके बीच में रिपल्सन होगा। मतलब इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन शो करेंगे। ठीक है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन शो करेंगे। मतलब यहाँ पे तो 2D मैं दर्शा नहीं सकता, लेकिन ये मतलब ये और ये एक प्लेन में है, ये और ये एक प्लेन में है, और ये एक प्लेन में है। तो इस कारण ये सेम प्लेन में होने के कारण एक दूसरे से रिपेल होंगे। भले ये बॉन्ड पेयर के रूप में है, लेकिन ये रिपेल होंगे और इतने रिपेल होंगे कि इनसे ज़्यादा ही होंगे रिपल्सन। इनके बीच में जो रिपल्सन है वो इनकी तुलना में ज़्यादा होगा, और जो बॉन्ड एंगल है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, 109 डिग्री 2.5 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है नॉन बॉन्ड, इसके लिए नॉन बॉन्डिंग की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसको अपन काउंट करते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन में। ठीक है, अब यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा कार्बन ऑक्सीजन कार्बन के बीच में होगा अराउंड 110 डिग्री के बीच में। ठीक है, अब मैं 3-4 मॉलिक्यूल ऐसे ले लेता हूँ जिनका हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग होगा। 2 मॉलिक्यूल ऐसे लूंगा जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। फिर अपन चारों को कंपेयर करेंगे कि बॉन्ड एंगल कैसे वेरी करता है। बॉन्ड एंगल को एक ऑर्डर में अपन दर्शाएंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ चारों के जो चारों मॉलिक्यूल है उनको मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। मैं 4 लिख देता हूँ मॉलिक्यूल, 4 एग्जाम्पल लिख देता हूँ। वो है पहला मान लो ये है कि BF3 है। ठीक है, उसके बाद में मैं लिख देता हूँ NH3। ठीक है, उसके बाद में मैं लिख देता हूँ H2O। उसके अलावा मैं लिख देता हूँ CH2 मान लो, सॉरी CH2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन का लिखना लिखना है, मान लो मैं OCl2 लिख देता हूँ। ठीक है, अब अपन को बॉन्ड एंगल बताना है कि बॉन्ड एंगल है उसका ऑर्डर क्या होगा। बॉन्ड एंगल ऑर्डर, तो सबसे पहले अपन हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, उसके पास में तीनों का सॉरी सभी का हाइब्रिडाइजेशन लिखने के बाद में अपन उसका बॉन्ड एंगल लिखेंगे।
तो जो BF3 इसमें जो BF3 में जो बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2। तो मैं लिख देता हूँ sp2, यहाँ पे sp3, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि H2O NH3, और यहाँ पे भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होगा sp3। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, यहाँ पे sp2 में बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। तो पहले तो मैं लिख दिया BF3, उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसके बारे में अपन बात करते हैं मतलब NBEPR की। ऐसा कोई मॉलिक्यूल होगा जो NBEPR शो करता है, अगर वो शो करता है तो उसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा होगा। तो अब जी ये मॉलिक्यूल है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। जो सेंट्रल एटम है वो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, और जो सराउंडिंग एटम है वो थर्ड पीरियड या उसके बाद के पीरियड का एलिमेंट है। तो ये NBEPR को लागू कर रहा है, तीनों के तीनों शर्तें पूरा कर रहा है। तो इसका जो बॉन्डिंग होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा होगा। तो मैं लिख देता हूँ BF3 के बाद में जो बॉन्डिंग आएगा बड़ा वो आएगा OCl2 का। इसके बाद में जो बॉन्डिंग आएगा, अब देखो है तो 109 डिग्री के आसपास दोनों के। अब देखो इसमें 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, और इसमें लोन पेयर के ऊपर सेंट्रल एटम के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। तो जहाँ पे अगर लोन पेयर ज़्यादा होगा तो उसमें बॉन्ड एंगल में डिक्रीजिंग उतना ही ज़्यादा होता है। बॉन्ड एंगल डिक्रीज होना मतलब जो बॉन्ड एंगल का मान है वो ज़्यादा कम होगा। यहाँ पे 2 लोन पेयर है तो इसमें रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड के बीच में जो एंगल है वो कम हो जाएगा। तो इससे पहले अनस्टेबल लिखेंगे। एक्चुअली में ऐसा होता है कि एक लोन पेयर बनने से 2.5 डिग्री एंगल है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे 109 डिग्री CH4 में एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अगर एक लोन पेयर आ गया तो उसमें 2.5 डिग्री का जो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, 107.5 के आसपास इसका होता है। उसके बाद में जो अपने पास है H2O उसका होगा बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल इस प्रकार से वेरी करेगा। तो पहले अपने बॉन्ड एंगल के लिए बेंड्रोल पढ़ा था, बेंड्रोल में अपन बॉन्ड एंगल को देखा था कैसे वेरी करता है कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऐड हो जाने से, किसी लोन पेयर के ऐड हो जाने से। और अब अपने वेस्पर और NBEPR में देख लिया कि बॉन्ड एंगल कैसे वेरी होता है, अगर उनके बीच में रिपल्सन किस टाइप का हो। NBEPR के जो मॉलिक्यूल हैं जो बिग साइज के सराउंडिंग एटम जुड़ जाने से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल है वो कैसे वेरी होता है।